लोगों का भरोसा उठ गया किससे? वेमार रिपब्लिक से। अब देखो वेमार रिपब्लिक से जैसे ही भरोसा वगैरह उठ गया, पूरा फर्टाइल ग्राउंड किसका बनने लगा? आपका डिक्टेटरशिप आने का। इसी का फायदा किसने उठाया? नाजिज्म ने। ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन 1928 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तब नाजिज्म ने कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी जो फेल हुई थी उसको क्रिटिसाइज किया। ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी तो चली नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम? ठीक है। अब हमें कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट जस्ट लाई ऑन द पाथ और आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए। ठीक है। अब क्या करने लगे? जो धीरे धीरे देखो नाजी पार्टी का रोल आने लगा ग्रेट डिप्रेशन के बाद से। इसने जर्मन्स के पास को ग्लोरीफाई करना चालू चालू किया। ठीक है। और जर्मन्स को क्या बोला? सबसे बड़ी दिक्कत जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ, जर्मन्स को क्या बोला? जर्मन्स आर प्योर ब्लॉन्ड आर्यंस, आर्यन रेस। यही थी सबसे बड़ी दिक्कत। प्योर बॉन्ड आर्यन रेस हु वाज बॉर्न टू रूल। ऐसे चीजों से लोगों का दिमाग खराब होना ही है। ठीक है। अब नाजीज को क्या लगा कि कम्युनिज्म एंड ज्यूज आर देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। इस वजह से क्या आने लगा? और फिर क्या बोला? क्या? वी हैव टू एवेंज, रिवेंज लेना हमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का। वी हैव टू टेक एवेंज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और इस वजह से क्या करने लगे? नाजिज्म ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ब्राउन शर्ट्स। ये एक तरीके का आर्म ग्रुप था। तो ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इन लोगों को असैसिनेट करने लगा। ठीक है। असैसिनेट करने लगा। तो इस तरीके से नाजी पार्टी चलने लगी और नाजी पार्टी लोगों में पॉपुलैरिटी गेन करने लगी। 1932 में क्या हुआ? 1932 में इलेक्शंस हुए जर्मनी में। नाइनटीन थर्टी टू में जर्मनी में इलेक्शंस हुए। नो डाउट नाजी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना, पर हिटलर इलेक्शन नहीं जीता। हिटलर डिडंट वन। हिटलर इलेक्शन नहीं जीता। पर जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उसने हिटलर को चांसलर बना दिया। क्यों चांसलर क्यों बनाया? क्योंकि हिटलर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। वर्ल्ड वॉर वन में ये सोल्जर था, सीजर विलियम्स के आर्मी में लड़ा था और इसको जर्मनी का चांसलर बना दिया। इसकी बहुत ही चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और बहुत कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी हिटलर की। ठीक है। अब देखो धीरे 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 हिटलर पावर में आने लगा। अब हिटलर ने क्या बोला कि प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को क्या बोला कि आप जर्मन पार्लियामेंट जिसको हम क्या बोलते थे? रिच स्टैग, इसको डिसॉल्व करो और 1933 में एक साल के बाद री इलेक्शन कराओ। हिटलर को क्या लगा? भाई ऐसा होगा तो मैं जीत जाऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली फिर से नाजी पार्टी नहीं जीती। नाजी पार्टी मेजोरिटी में नहीं और हिटलर इलेक्शन नहीं जीता। अब देखो जैसे ही हिटलर इलेक्शन नहीं जीता तो 1934 में क्या हुआ? हिटलर ने डिक्टेटरशिप पावर एज्यूम कर लिया एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। और इसने जितने भी दूसरे ग्रुप्स थे, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सबको पूरी तरीके से बैन कर दिया। ठीक है। सबको पूरी तरीके से बैन कर दिया। और जैसे ही ये प्रेसिडेंट बना, सबसे पहले काम क्या किया इसने? लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ मारा। हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से, नाजी पार्टी आई, लीग ऑफ नेशन से विड्रॉ मारा। फिर क्या किया इसने? राइनलैंड को
राइनलैंड को मिलिट्रलाइज करने लगा, रीमिलिट्रलाइज करने लगा। अब यहाँ पे फ्रेंच आर्मी थी, फ्रांस जो सार वैली में जो कोल लूटा करते थे, तो ये लोग फ्रांस को कोल का शेयर देना बंद कर दिए। अब देखो इसी बीच क्या हुआ, फ्रांस ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मैग्नेट लाइन पे भी जर्मनी आर्मी लगाने लगी। फ्रांस ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि भाई जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को तोड़ रहा है। पर देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में मतलब साइन की गई थी, अब 1934 आ गया था। लीग ऑफ नेशंस को लगा कि भाई यूएसए बाकी के कंट्रीज को क्या लगा कि यार 15 साल तो हमने लूट लिया, अब जर्मनी क्या ही करेगा, एक बार तो जर्मनी की हालत खराब, हमने बैंड तो बजा ही चुके हैं, तो अब जर्मनी क्या करेगा। तो लीग ऑफ नेशंस, अमेरिका, ब्रिटेन ने फ्रांस की बात को ध्यान से नहीं लिया। इसके वजह से धीरे 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 जर्मन्स के पास वापस से पावर आने लगा। अब हमें एक और चीज पढ़नी है इसमें, आफ्टर हिटलर नाजीज की आइडियोलॉजी क्या थी। नाजीज की आइडियोलॉजी देखो इस तरीके से, एडोल्फ हिटलर 1934-35 तक पावर में आ गया। अब फिर हमें देखना है कि नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी। ठीक है, इनने क्या बोला कि देयर कैन नॉट बी अगेंस्ट नॉन, मतलब ये नॉन इक्वालिटी पे बिलीव करते थे। नॉन इक्वालिटी पे क्यों बोलते थे, क्योंकि दे कंसिडर्ड जर्मन एज ब्लू आइड प्योर आर्यन रेस। ठीक है, और इनके हिरार्की के हिसाब से जूइस लोएस्ट होते हैं, यहूदी जो इजरायली होते हैं वो लोएस्ट में आते हैं। हिटलर बिलीव करता था चार्ल्स डार्विन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन की क्या थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हिटलर भी ये बिलीव किया करता था कि जर्मन रेस इज द fittest race and it should only survive and all the races should perish or be subordinate to German race। यही आइडियोलॉजी है जर्मन लोगों में फैलाने लगा। फिर इसने नाजी पार्टी ने यूथनेशिया प्रोग्राम चलाया। यूथनेशिया मतलब क्या रहता है, वॉलंटरी अगर आप अपनी जान को दे देते हो। तो यूथनेशिया प्रोग्राम में क्या किया लगा कि सबसे पहले जो मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्स थे, जर्मन हैंडीकैप्स वर किल्ड यूथनेशिया प्रोग्राम में। सेकंड, इंफीरियर रेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लैक्स। ठीक है, फिर जो दूसरे इंफीरियर रेस थे जैसे थे अकॉर्डिंग टू जर्मन्स, जिसमें आपके कौन कौन से आ गए, ज्यूइस वगैरह। इनको लगा कि भाई अगर ये रहेंगे तो बायोलॉजिकल प्योरिटी आर्यंस की बिगड़ जाएगी। तो इस वजह से क्या हो गया, इनको कंपेल करने लगे टू लीव जर्मनी, जर्मनी से निकलने की बात करने लगे। और कई बार देखो फिर गैस चेम्बर्स वगैरह भी बनाए जाने लगे। गैस चेम्बर्स में पोलिश बच्चों को, जूइस को भर भर के मारा जाने लगा, है ना। अब क्या करने लगे, जो पोलिश बच्चे थे, पोलैंड के, पोलैंड पोलिश, पोलिश बच्चों का एक एक आपका जीन टेस्ट लिया जाता था। जो जर्मन्स जैसे दिखते थे, जैसे जीन टेस्ट में जो पास हो जाते थे उनको ये जर्मन फैमिली में दे देते थे। जर्मन फैमिलीज उनकी माओ से छीन के जर्मन फैमिलीज में दे दिया करते थे। और साथ ही साथ क्या करते थे, जो ये जीन टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, रेस टेस्ट, उनको ऑर्फेनेज में डाल दिया करते थे। और ऑर्फेनेज में इनको पेरिश होने दे, मतलब वहां पे कुछ रिसोर्सेस नहीं देते तो बच्चे भूखे वहीं पे मर जाते थे। जब फिर हिटलर की क्या आइडियोलॉजी थी कि द रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ यूथ, द रियल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ यूथ, यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट वगैरह पे फोकस किया जाने लगा। यूथ एम्पावरमेंट वगैरह पे फोकस किया जाने लगा, बोलते कि भाई बचपन से नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, नाजी आइडियोलॉजी जर्मन्स को। ठीक है, फिर इनको बचपन से जूइस को हेट करना सिखाया जाएगा।
जो भी अपन ने अभी आइडियोलॉजी डिस्कस की बचपन से यही पढ़ाया जाएगा, है ना। फिर क्या जाएगा, हिटलर को वर्शिप किया जाए, हिटलर बिकेम द गॉड ऑफ जर्मनी। फिर साथ ही साथ बच्चों में एग्रेशन लाने के लिए स्पोर्ट्स, जो वॉलेंट स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बॉक्सिंग, ठीक है, कुंफू, टाइक्वांडो, इन सारे स्पोर्ट्स को कंपलसरी कर दिया। फिर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, कंपलसरी आज भी इसराइल में होती है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, जर्मन से ही सीखे। तो देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी की कोई बात ही नहीं हो रही। एक टू मतलब देखो, स्पोर्ट्स मिलिट्री ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली क्यों लाया जाता है, टू नर्चर स्पिरिट ऑफ वायलेंस। वायलेंस का एक मतलब वो डेवलप करने के लिए ये होने लगा। ये पूरी आइडियोलॉजी हिटलर की नाजी पार्टी की थी। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, 1934-35 तक जर्मनी पावर में आ गया। अब हमें दूसरे कंट्रीज को देखने की भाई इन लोगों की क्या पोजीशन थी, दूसरे कंट्रीज का हमें समझना है कि इन लोगों की क्या पोजीशन थी। एक और भाई बहुत बड़ा रोल आएगा इटली का, इटली और राइज ऑफ फेसिज्म, राइज ऑफ फेसिज्म। ठीक है, अब देखो इटली में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, कम्युनिज्म डेमोक्रेट्स वगैरह आए जा रहे थे, है ना। इटली में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह इतना ज्यादा था, और फिर सबसे बड़ा रीजन क्या था, इटली फेल्ट चीटेड बाय एलाइड पावर्स, एलाइड पावर्स से चीटेड फेल्ट किया था। और एलाइड पावर्स को क्या, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली ने एलाइड पावर्स को सपोर्ट किया था इस उम्मीद में कि ताकि इटली को भी जो भी लूट का माल होगा, जो भी वॉर से जो गेन होगा इटली को भी दिया जाएगा, पर इटली को कुछ नहीं दिया गया था। तो इटली को गुस्सा था इस चीज का। अब यहाँ पे क्या आने लगा कि इटली में जैसे जर्मनी में नाजिज्म था, वैसे इटली में एक आइडियोलॉजी आने लगी, फेसिज्म। अब फेसिज्म में क्या करते थे ये लोग, दे प्रीच द ग्लोरी ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, बोला कि भाई इटालियंस आर द सुपीरियर रेस, ये बोलने लगे। फिर ये क्या करने लगे, ग्रुप बनाए इन लोगों ने, ब्लैक शर्ट्स, जैसे जर्मनी में ब्राउन शर्ट्स था, ये लोग डेमोक्रेट्स, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और मतलब आपका मोनार्की, इन लोगों को असैसिनेट करने लगे, टेरराइज करने लगे। अब इसी बीच क्या कर रही थी कि गवर्नमेंट साइलेंटली देख रही थी। अब देखो जो फेसिज्म के जो लीडर थे इनका नाम क्या था, मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी जब गवर्नमेंट से ओवरटेक करने आया, मतलब जो इटली की उस टाइम पे जो मेन सिटी था मिलान को कैप्चर किया, तो गवर्नमेंट ने साइलेंटली पूरी पावर मुसोलिनी को दे दी, एंड इन 1926 मुसोलिनी बिकम द डिक्टेटर। अब देखो फेसिज्म और नाजिज्म की आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट एक जैसी थी, तो इट वाज वेरी वेरी नेचुरल दैट इटली एंड जर्मनी विल बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वजह से एक और एक्सेस बनने लगा, अब एक और पूरा माहौल बनने लगा वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। भाई दोनों ही गुस्सा गुस्सा खा के बैठे थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, इटली को लूट नहीं मिला, लूट का माल नहीं मिला, और जर्मनी को क्या हुआ, जर्मनी को पूरा जो बिल था जर्मनी के ऊपर ही वॉर का फाड़ दिया गया था, है ना। तो ये हमने क्या देखा, दो कंडीशंस, दो कंट्रीज आ गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, नाजी जर्मनी हिटलर और ये बेनिटो मुसोलिनी फेसिज्म इटली। ठीक है।